नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया और एग्जाम डेट आपका फिक्स हो चुका है। तो आपके पास एक लिमिट टाइम है और इस लिमिट टाइम में आपको कम पढ़ करके ज़्यादा रिजल्ट लाना है, तब तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। क्योंकि समय आपके पास कम है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप ज़्यादा कुछ को पढ़ नहीं पाइएगा, इसलिए आपको सिलेक्टिव चीज पढ़ना है। और जो अगर बात किया जाएगा मार्क लाने के लिए जो करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा। तो मार्क को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैंने सिलेक्शन सीरीज लेकर आया हूं अभी मोरिया सर चैनल पे, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 मैंने करवा दिया है। ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 है। तो प्रैक्टिस सेट में आपको करना क्या है, कुछ नहीं, कॉपी कलम को साइड करना है और जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन को बनाने का खुद से प्रयास करना है। जब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा तो उसको जो है ना कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा या फिर कहीं कॉपी में आप आंसर लिखते चल जाइएगा। और कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो आप कमेंट में आंसर दीजिएगा और जब हम आंसर बताएंगे, डिस्कशन कराएंगे, तो आप मिलाते जाइएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपका टोटल 20 क्वेश्चन में से, 20 जीके के क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन का था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है ना किस क्रांति के समय दिया गया था। तो आप सभी को मालूम होगा कि एक क्रांति हुआ था जिसका नाम क्या था आपके सर, एक क्रांति हुआ था जिसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति। क्या नाम था? फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो आपके ये सर फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में। 1789 में कौन सा क्रांति हुआ था? तो आप बोलोगे सर फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। और इस 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, वो अपनी पत्नी मेरी अंतोनेट के बात पे चलता था और जो है ना बात किया जाएगा तो प्रजा के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय करता था, टैक्स वगैरह लिया जा रहा था, जिसके कारण वहाँ के लोग जो है गुस्सा हो गए और उसके बाद जो है वहाँ के लोगों ने क्रांति कर डाला, यानी कि हंगामा कर डाला, आंदोलन किया। और उस आंदोलन के बाद क्या होता है तो राजा को पकड़ करके फांसी की सजा दिया जाता है और वहाँ पे फ्रांस में फिर से क्या होता है, फ्रांस स्वतंत्र हो जाता है एक तरह से और वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। तो इसी को बोला गया फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में हुआ था। इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा इसलिए दिया गया था क्योंकि फ्रांस में क्या गया था, राजा ने पूरे सभी लोगों को 3 स्टेट में बांट दिया था। जैसे कि यहाँ पे कई सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं ना, उसी तरीके से फ्रांस में 3 स्टेट में लोगों को बांटा गया था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में। जो प्रथम स्टेट था और द्वितीय स्टेट था, इन दोनों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन जो तृतीय स्टेट के अंतर्गत जो किसान, व्यापार, जज, न्यायाधीश, ये सब जो आते थे, आम लोग, मध्यम वर्ग जो आते थे तृतीय स्टेट में, तो तृतीय स्टेट वाले को टैक्स देना पड़ता था। तो अब आप ही बताइए, क्या सभी लोगों में समानता की बात थी? नहीं, असमानता थे, जिसके कारण लोग के मन में गुस्सा आया और उसके बाद लोग स्वतंत्र नहीं थे उस टाइप से जैसा रहना चाहिए। और उसके बाद जो है ना इसलिए ये क्रांति होता है और इसलिए इस क्रांति में ये नारा देता है स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व का नारा, यानी कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे और समान रूप से हम लोग जीवन यापन करेंगे और बंधुत्व यानी कि भाईचारा बना के हम लोग रहेंगे। इसलिए ये नारा गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। कौन सा क्रांति में? फ्रांसीसी क्रांति में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उम्मीद करते अगर आप इस कहानी को आप थोड़ा बहुत भी समझे होंगे, इस कहानी पर अगर आप गौर से आप सुने होंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आज के बाद आप गलती नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन कहेगा रूसी क्रांति कब हुआ था? तो रूसी क्रांति हुआ था 1917 में। और अमेरिका में क्रांति नहीं हुआ था, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। क्योंकि अमेरिका में बात किया जाएगा तो अंग्रेज ने गुलाम कर रखा था, अंग्रेज ने अमेरिका गुलाम बना रखा था। तो अमेरिका के लोगों ने अंग्रेजों को मार के भगाया, फिर अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ पे भी जो है ना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अगर बात किया जाए मोंटेस्क्यू की तो वो विधि की आत्मा पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है प्रथम स्टेट में कौन आते थे? कोई बता सकता है प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो आप कैसा, प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। कौन आते थे? पादरी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? जो प्रैक्टिस से 2 लगाया होगा उसका आंसर इसका सही है, क्योंकि मैंने वहां पे बता रखा है। क्वेश्चन कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? याद आया कुछ? चाय पीने वाला कुछ आया? आप लोग यस सर, क्या हुआ था? तो अंग्रेजी सरकार का जहाज भारत से जो है ना चाय लाद करके अमेरिका पहुंचा। तो अमेरिका के लोग तो ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ तो गुस्सा में थे। तो अमेरिका के लोगों ने क्या किया, वो जहाज यानी कि चाय से लदा जो है ना जहाज जो है ना, उस जहाज में जितना भी चाय का पोटरी था सब पोटरी को उठा उठा के समुद्र में फेंक दिया। यही घटना क्या कहलाया? बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो बंदरगाह था, बोस्टन बंदरगाह था, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया बोस्टन टी पार्टी। और यहीं से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट होता है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण पूछेगा तो आपको आंसर देना है बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोई ये बता सकता है सप्तवर्षीय युद्ध
कब से कब तक चला था और किस देश के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, कोई बता सकता है? तो आपके सर सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था ना, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। अब कोई बता सकता है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था? तो आपके सर सप्तवर्षीय युद्ध जो है 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक जो है ना सप्तवर्षीय युद्ध चला था। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो स्टाम्प एक्ट की बात किया जाएगा तो स्टाम्प एक्ट जो है ना 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। ये क्या था, ध्यान समझिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है। अगर आप, मैं 2-3 पॉइंट अभी बता रहा हूँ, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। स्टाम्प एक्ट है क्या? तो देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मतलब जो अमेरिका में जो है ना इंग्लैंड के जो राजा है वो तो शासन कर रहे थे। इंग्लैंड क्या किया रहा था? अमेरिका को गुलाम बना रखा था। तो इंग्लैंड के जो शासक थे ना, इंग्लैंड के जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा निरंकुश शासक थे, ठीक है। और उस समय जो है ना प्रधानमंत्री ग्रेनविले था। इंग्लैंड में एक राजा होता, प्रधानमंत्री होता, रानी भी होता। तो अगर बात किया जाएगा तो इंग्लैंड के जो है ना उस समय अगर बात किया जाएगा जो शासक थे बहुत निरंकुश शासक थे, और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले थे। तो ग्रेनविले ने क्या किया, जो अमेरिका के लोग से टैक्स तो ले ही रहा था, लेकिन उन्होंने एक एक्ट लाया, उन्होंने एक और कानून लाया जिसका नाम पड़ा स्टाम्प एक्ट, जो कि 1765 में लाया। इस एक्ट के तहत ये बात कहा गया कि जो भी उपभोक्ता वस्तु है ना, उपभोक्ता वस्तु उसको बोलते हैं, जैसे खाने का सामान हो गया, मतलब ऐसे सामान जिसका यूज हम लोग बार बार करते हैं, जैसे नमक चीनी ये सब हो गया, ठीक है। तो बोला कि जो भी उपभोक्ता वस्तु है ना अब उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। इससे लोग गुस्सा में आ गए, और लोग गुस्सा में आने के बाद जो है ना नारा दिए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिए। बोला कि जब तक हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक हम लोग टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। और इस तरीके से अगर बात किया जाएगा ये स्टाम्प एक्ट के विरोध में जो है ना संघर्ष स्टार्ट हो गया। तो स्टाम्प एक्ट कब आया? 1765 में। उसमें प्रधानमंत्री कौन था? तो ग्रेनविले। ये भी याद रखिए, उसमें प्रधानमंत्री कौन था? तो ग्रेनविले जो है ना उसमें प्रधानमंत्री था। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। इसमें उपभोक्ता वस्तु पे कर देने की बात कहा गया था, और इसमें जो है ना बात किया जाए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खारिज किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 100% गारंटी के साथ छपने वाला क्वेश्चन है, 100% गारंटी के साथ छपने वाला। लिख के रख लीजिए, 2 पॉइंट बता रहे हैं, दोनों पॉइंट में से 1 पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ना किसने लाया था? तो लाया किसने था? तो लॉर्ड लिटन ने। किसने लाया था? तो लॉर्ड लिटन ने लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने। कब लाया था? 1878 में। कब? 1878 ईस्वी में जो है ना लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था। तो देखिए याद करने का ट्रिक क्या है, लॉ से लाया, लॉ से लिटन, लॉ से लाया, लॉ से लिटन हो गया, ठीक है कहिए जी सर। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था, यानी खारिज किसने किया था? ठीक है, तो समाप्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। 1882 में जो है ना समाप्त किया था। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। तो हमने आपको 4 पॉइंट बताया। क्वेश्चन पूछा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, यानी कब लाया गया था? 1878 में। किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने। और किसने समाप्त किया? लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 में, ठीक। अब यहाँ पे ट्रिक है कि लॉ से लाया, लॉ से लिटन, याद कर लीजिए। मतलब लाया किसने था? तो लिटन ने। या फिर पारित किसने किया था? तो लिटन ने पारित किया था। समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। यानी कि खारिज किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने खारिज किया। खारिज का मतलब समाप्त करना। कब? 1882 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। लेकिन हम जानते हैं आपके मन में एक सवाल होगा, सर ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है क्या? देखिए हुआ क्या था जानते हैं, उस समय के जो है ना जो हमारे भारतीय जनता थे वो सब जो है अपना अपना भाषा में पत्रिका छापना शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दिया। तो क्योंकि उस समय के भारत के लोग तो इंग्लिश पढ़ना जानते नहीं थे, उसको चाहिए क्या था? हिंदी, तो बांग्ला, मराठी, ये सब। तो सब लोग अपना अपना भाषा में न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दिया। तो सब लोग छाप रहा था क्या? अंग्रेज जो है ना घुसपैठी है, उसको सब लोग मार के भगाओ, अंग्रेज के खिलाफ जो है ना पेपर में छापा था। तो सब लोग पढ़ता था, तो सब लोग अंग्रेज के खिलाफ होते जा रहा था। लेकिन अंग्रेज उस भाषा को नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि अंग्रेज मराठी थोड़ी जानता था, वो अगर बात किया जाएगा वो बांग्ला थोड़ी जानता था, वो हिंदी थोड़ी जानता, नहीं उसको तो इंग्लिश था। इसलिए लॉर्ड लिटन ने सोचा कि नहीं इस तरीके से सब भड़का रहा है। तो लॉर्ड लिटन ने क्या क्या बोला कि नहीं, अब जो है ना जितना भी न्यूज़पेपर छपेगा वो टोटल का टोटल इंग्लिश में छपेगा, इंग्लिश भाषा में छपेगा। हिंदी, मराठी जितने भी भाषा में छप रहा है टोटल छपना बंद हो जाएगा, टोटल मिल बंद हो जाएगा, ठीक है। टोटल न्यूज़पेपर का मिल क्या करे? बंद किया जाएगा। तो वो जो बंद करने के लिए जो एक्ट लाया, जो कानून लाया, उसे कहा गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो लॉर्ड लिटन लाया, क्योंकि लॉर्ड लिटन बहुत खच्चर था, ठीक है, उसने लाया था।
और अगर बात करें उसी में से एक पत्रिका था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है ना वो पहले बांग्ला भाषा में छपता था, लेकिन रातों रात वो अपना भाषा चेंज किया और रातों रात वो अपना इंग्लिश में छापना शुरू कर दिया, तो वो बच गया। बाद में अगर बात किया जाएगा तो टोटल जितना भी दूसरे भाषा में छप रहा था सभी जो है ना मिल को बंद कर दिया गया। तो फिर जो है ना लॉर्ड रिपन आया, बोला कि नहीं ये गलत बात है, सभी भाषा में छापना चाहिए। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया, बोला कि सभी भाषा में छापना शुरू करो। उम्मीद करते इस बात को आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य से हम आपको 8 से 10 पॉइंट बता रहे हैं, कितना 8 से 10 पॉइंट, और उस 8 से 10 पॉइंट में गारंटी के साथ 100% लिख के रख लीजिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। हम जानते हैं किसी के मन में होगा कि सर आप सब में गारंटी ही बोल रहे हैं, सब में नहीं बोल रहे, कुछ कुछ में बोल रहे हैं, और अधिकांश में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन ही वैसा लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया, 10 से 15 बार पूछा गया, और वैसा टॉपिक है जो कि मोस्ट वीवीआई जो क्वेश्चन है जो कि आगे एग्जाम में गारंटी के साथ आने वाला है। इसलिए जो है ना हम ये करवाते, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ओनली मैंने क्या बोला कि इस लिमिट टाइम में हम लोग जो है ना सेलेक्टिव चीज पढ़ेंगे, ऐसा चीज पढ़ेंगे जिससे हम लोग का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि नाम है सिलेक्शन सीरीज। तो देखिए मौलिक कर्तव्य से 8-10 पॉइंट समझिएगा थोड़ा कहानी के माध्यम से। देखिए हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य क्या है, तो देखिए अगर एक लोगों का कुछ कर्तव्य बनना चाहिए, जैसे कि आपका कर्तव्य माँ बाप के प्रति ये होता है कि जब हम बड़ा होंगे ना तो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, माँ बाप को घुमाएंगे, माँ बाप का जो है ना सेवा करेंगे, माँ बाप को हम रुपया कमा के देंगे, अच्छा घर बनाएंगे, उसमें माँ बाप को रखेंगे, ये सब आपका कर्तव्य होता नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये नहीं कीजिएगा तो इसका मतलब थोड़ी कि कोई आपको मारने के लगेगा, नहीं, आपका ये कर्तव्य। उसी तरीके से सरकार ने सोचा कि जनता का जो है अपने संविधान के प्रति, भारत के प्रति एक कर्तव्य होना चाहिए। तो इसके लिए जो है ना हमारे भारतीय संविधान यानी जो मूल संविधान था, जब संविधान बना था 1950 में, उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो इंदिरा गांधी की जब सरकार बनी ना तो उन्होंने सोचा 1975 ईस्वी में उन्होंने सोचा कि नहीं ये कर्तव्य होना चाहिए, ये कर्तव्य होना चाहिए, जनता का कुछ कर्तव्य होना चाहिए संविधान के प्रति, भारत के प्रति। तो उन्होंने जो है एक समिति बनाया, उन्होंने क्या क्या एक समिति बनाया जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जिसका नाम क्या था अगर बात किया जाएगा तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति उसका नाम था। तो उन्होंने जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाया तो किसके अध्यक्षता में, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में, तो इस समिति को बोला गया कि जो है ना आप लोग बताइए क्या मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। बोला हाँ होना चाहिए। बोला कितना होना चाहिए और कौन कौन सा कर्तव्य होना चाहिए जनता का, वो मुझे बताइए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है ना इन्होंने 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया। कितना, 10 मौलिक कर्तव्य। तो बोला कि ठीक है 10 मौलिक कर्तव्य जो है निर्धारित किया। बोला अच्छा ये सब मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य बताया गया कि जो राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, हमारे जो है ना राष्ट्रीय स्मारक को संरक्षण प्रदान करना चाहिए, ठीक है, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना भी आप ही का धर्म बन जाता है, तो ये सब, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, पशु पक्षी पर दया भाव रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है ना अगर बात की जाए 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया। तो क्या कहते हैं निर्धारित किया गया। तो इंदिरा गांधी बोला ठीक है बहुत बढ़िया वाली बात। बोला कि आप इसको जो है ना संविधान में जोड़ दो। तो बोला संविधान में जोड़ने के लिए संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको कई बार बता रखे हैं कि संविधान में कुछ भी जोड़ना हो घटाना हो तो उसको संशोधन करना पड़ता है। तो बोला ठीक है संशोधन करके जोड़ दो। तो उस समय में जो है ना जो हो रहा था उससे पहले 41 बार संशोधन हो गया था, ठीक है, उसके बाद जो वो 42 बार जो संशोधन हो रहा था। इसलिए अगर बात किया जाए मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा है, क्वेश्चन पूछा कब जोड़ा गया, तो 1976 में। कब जोड़ा गया, 1976 में, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो 1976 में जोड़ा, कितना, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब जोड़ा जाएगा तो संविधान के कहीं ना कहीं किसी भाग में जोड़ा जाएगा। आप बोलो यस सर। तो किस भाग में जोड़ा गया, तो भाग 4 के क में। कहाँ पे, भाग 4 के क में जोड़ा गया था, या फिर भाग 4 का ए रहे तो भाग 4 का ए बोलो, या फिर भाग 4 का क में। अच्छा किसी न किसी अनुच्छेद में जोड़ा जाएगा। आप बोलो यस सर। तो कौन सा अनुच्छेद में अगर बात किया जाएगा तो अनुच्छेद जो है 51 के क में। कौन सा अनुच्छेद, 51 के क में जोड़ा गया। अच्छा ये प्रेरणा कहाँ से मिला, मतलब इंदिरा गांधी के माइंड में कहाँ से है कि मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। तो उन्होंने रूस के संविधान को पढ़ा था, तो रूस के संविधान में मौलिक कर्तव्य पहले से था। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि ठीक है वहीं से उठा के ले लो। तो मौलिक कर्तव्य जो है ना कहाँ से लिया गया, क्वेश्चन पूछा मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी। कौन था उस समय प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी था। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जब 2002 ईस्वी आया अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब प्रधानमंत्री थे, तो उनके मन में एक ख्याल आया कि नहीं, एक और मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। बोला कौन सा? बोला कि माँ बाप का कर्तव्य ये होना चाहिए कि अपने बाल बच्चों को जो है ना 6 वर्ष से जो 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं उसको पढ़ाना, ये माँ बाप का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाए। ठीक है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य आप लोग के लिए नहीं है, शादीशुदा के लिए। जब आप लोग का शादीशुदा हो जाएगा, जब शादी वगैरह हो जाए, आज नहीं तो कल होगा ही। ठीक है, तो जब शादी हो जाएगा तो फिर स्वाभाविक से बाल बुतरू होगा ही, नहीं होगा? हाँ, तो होगा ही। तो जब बाल बुतरू होगा तो उनको पढ़ाना लिखाना किसका धर्म है? माँ बाप का। ये आपका कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ना, फिर बोला कि नहीं 11वां मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। बोला हाँ सही है। बोला उसको भी जोड़ो। तो अब हम क्या बोले, अभी जोड़ने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कौन सा? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो इस तरीके से अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? 11। तो क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? आप क्या बोलोगे? सर 11 मौलिक कर्तव्य है। और बात क्या जाएगा, तो अब मौलिक कर्तव्य का मतलब ये होता है कि ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म बनता है कि आप ये सब काम कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो कोई केस नहीं करे, इस पर केस वेस कुछ नहीं होगा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से आप एग्जाम में गारंटी के साथ क्वेश्चन आएगा, लिख के दे रहे 100% कि जितना पॉइंट हम आपको बताया, जितना कहानी बताया, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और हाँ, जो 11 मौलिक कर्तव्य है, आपका होमवर्क रहा कि आप गूगल पर से या फिर कहीं से भी आप सर्च करके, आप बुक में एनसीईआरटी बुक के वगैरह समय आपका होगा, तो जो 11 मौलिक कर्तव्य, वो 11वें मौलिक कर्तव्य को याद कर लेना, कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है। क्योंकि हो सकता अब की बार हमको पूरा संभावना लग रहा है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है। ये क्वेश्चन गारंटी के साथ अब की बार पूछेगा। तो 11 मूल कर्तव्य याद रहेगा तब ना बताइएगा। आप बोलो यस सर जी, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम वो क्वेश्चन डाल देंगे, इसलिए आप याद करके आइएगा। ठीक है, तो कौन सा? जो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, इसमें सबसे वीवीआई कौन सा आ जाएगा? तो ये 42वां संविधान संशोधन, ये भी वीवीआई है। कौन सा? भाग में 4 के कॉम में, ये भी वीवीआई है। ठीक है, और कौन सा? अनुच्छेद 51 कॉम में, ये भी वीवीआई है। सबसे मोस्ट वीवीआई ये भी है। कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया। ये उतना वीवीआई नहीं है। ठीक है, ये उतना ज्यादा वीवीआई नहीं है, ये दोनों उतना ज्यादा वीवीआई नहीं है। सबसे ज्यादा वीवीआई जो है ना, ये चारों वीवीआई मोस्ट वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट के बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा। जेम्स वाट ने जो ना वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। किसका? वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मूलभूत चुनौती में शामिल है। मूलभूत चुनौती में क्या शामिल है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए, मान चलिए एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है? ये पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लोग यस सर जी आएगा। लोकतंत्र से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन रहेगा, या फिर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा, और लंबा चौड़ा ऑप्शन दिया रहे और लास्ट में लिखा रहेगा इनमें से सभी, तो अगर आपसे तो बनेगा नहीं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको टिक क्या करना है? इनमें से सभी। 90% चांस है कि वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया रहेगा, लंबा चौड़ा दिया रहेगा, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, और लास्ट ऑप्शन में है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी को टिक करना है। 90% चांस है कि वो आंसर सही हो जाएगा। वैसे भी आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टोटल क्वेश्चन को बना के आना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। एक क्वेश्चन छोड़िएगा, समझ लीजिएगा जानबूझ के आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, चाहे आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो तुक्का लगा लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन टोटल लगा के आना है। इस बात को आपको याद रखना। ठीक है, इस बात को याद रखना। एक वीडियो बना देंगे तुक्का कैसे लगाया जाएगा, अभी नहीं, एग्जाम नजदीक आने दीजिए। ठीक है, तो क्या जो मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को खत्म करना, लोकतंत्र की संस्था और प्रथाओं को मजबूत करना, एक संप्रभु एवं कार्यात्मक राज्य की स्थापना करना, और क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अच्छा, ये सेशन अगर अच्छा लग रहा है ईमानदारी से, तो आप लोग जो है ना लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक की संख्या से हम अनुमान लगा लेंगे कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। और जो चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मुझे पहले से जानते हैं, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी ग्रुप में सभी स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा, और सबको बताइएगा कि यहाँ पे जो है ना अब स्टार्ट हो गया। अभी मोडिया सर चैनल पे जो है ना ये प्रैक्टिस सेट वगैरह सब तैयारी जो है ना, लास्ट सीजन में तैयारी कैसे किया जाएगा, ये सब स्टार्ट हो चुका है। सबको शेयर कीजिएगा सभी ग्रुप में, और सबको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए अभी। और अगर बात की जाए आपका सपोर्ट बना रहेगा, तो मैंने क्या बोला कि लाइव में लेकर आऊँगा, मैराथन लेकर आऊँगा,
और कल से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी टाइमिंग और बात किया जाएगा तो टाइमिंग आप लोग ही कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कौन सा टाइमिंग रखा जाएगा, ठीक है। टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो ऐसा करते हैं कल से ही स्टार्ट करें और 7 बजे से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्या कहते हैं? कल से 7 बजे से ही हम लोग लाइव करते हैं। कितने बजे से अगर बात किया जाएगा तो लाइव का टाइम हम रख देते हैं 7 बजे से। 7 बजे अगर बात किया जाएगा शाम में, क्योंकि देखिए 7 बजे शाम इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए बोले क्योंकि कम से कम ये सेशन चलेगा तो 1.5 से 2 घंटे का सेशन चलने वाला, 1-2 घंटा सेशन नहीं चलने वाला। सेशन कम से कम 1.5 से 2 घंटा चलेगा, मैराथन के तौर पर चलेगा। 7 से 8:30 के आसपास हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, 8:30 या फिर 9 के आसपास तक हम लोग देख लेंगे। और 7 बजे तो हमको लगता है सब काम वगैरह करके आ जाइएगा, तो मेरे ख्याल से ये टाइम रहेगा। ये 7 बजे क्या चलेगा तो महा मैराथन चलेगा। क्या चलेगा? महा मैराथन चलेगा। इस महा मैराथन में कल क्या होगा तो हिस्ट्री होगा। क्या होगा? हिस्ट्री। हिस्ट्री का क्या होगा तो सब्जेक्टिव। हिस्ट्री का क्या होगा अगर बात किया जाएगा तो हिस्ट्री का जो है हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और पहली बार अभी मोरिया सर चैनल पे हम लाइव आ रहे हैं, तो लाइव की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए, ये आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। अब उसको आप शेयर कीजिए, कुछ भी कीजिए, किसी को भी बताइए, कैसे भी कम से कम जो है ना 50 स्टूडेंट भी अगर लाइव में रहिएगा तो ही मज़ा आएगा, ठीक है। आप लोग जितनी ज़्यादा संख्या में लाइव में रहिएगा उतना हम बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, उतना हम बेहतर आप लोग को कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और हाँ, इस मैराथन में हिस्ट्री का सब्जेक्टिव फॉर्म में इतना हम पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे कि इससे बाहर क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन जैसे कि हिस्ट्री करवाएंगे, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी और इस तरीके से बिहार जीके टोटल करवा देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। और इस दौरान अगर बात किया जाएगा इस पूरे सीरीज में हम प्रयास करेंगे कि इतना आपको पढ़ा दे, अगर 20 क्वेश्चन आ जाएगा ना, 20 क्वेश्चन जीके से रहता है तो 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट इसी सीरीज से मैच कर जाए, 16 क्वेश्चन मैच कर जाएगा। और 16 नहीं तो हम गारंटी देते हैं 14 क्वेश्चन तो गारंटी के साथ मैच करेगा, आएगा। 14 क्वेश्चन गारंटी दे रहे हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो इसी सीरीज से आएगा। अब देखिए 20 में 14 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आपको 20 में 20 सही करना, उसके लिए क्लास वगैरह करना पड़ता है, बहुत लंबा क्लास चलता है, ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। और हम आपको सिर्फ 7 से 8 दिन में हम संपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं, तो उसमें सही सी बात है कि एक एवरेज ही क्वेश्चन आ पाएगा। तो 20 में से गारंटी दे रहे हैं 14 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप सोच रहे हैं रिवीजन करने के लिए, या फिर सोच रहे हैं कि सर उतना भी याद वाद नहीं हो रहा है, कुछ शॉर्ट मेथड का रास्ता बताइए, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा शॉर्ट मेथड का रास्ता। आप इस सीरीज को देख लीजिएगा। और हाँ, आप लाइव ही देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से हो सकता है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं भी रह सकता, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं भी रह सकता, कुछ कारणवश, ठीक है, अभी हम बता नहीं सकते हैं। तो आप लोग लाइव जरूर देखिएगा, लाइव सब लोग जुड़िएगा। टाइमिंग क्या रहने वाली है? शाम में 7 बजे। कल क्या होगा तो कल हिस्ट्री का सब्जेक्टिव होने वाला। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका काम है, ये सूचना सभी को देने का और सबको जोड़ने का लाइव सेशन में, ये आप ही लोगों का काम है। जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पहला कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और लिंक वगैरह सब वहां पे मिलते रहेगा। क्वेश्चन का था राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक में 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा है। 7 से 8 बार जो क्वेश्चन पूछा गया। 2025 में अगर बात किया जाएगा, 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 बार पूछा है। कितना बार? 4 बार ये क्वेश्चन 2025 में पूछा है, तो 2026 में नहीं पूछेगा, गारंटी के साथ पूछेगा। तो हम आपको 5 से 6 पॉइंट बताते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन पूछा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो 30 वर्ष। कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा क्या? क्वेश्चन पूछाएगा विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो ही आप क्या बताइएगा? 30 वर्ष। कितना चाहिए? 30 वर्ष। क्वेश्चन आपसे पूछेगा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो आप क्या कहिएगा? 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। क्वेश्चन आपसे पूछेगा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष हो जाए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? तो आप क्या कहिएगा? 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? तो आप क्या कहिएगा? 35 वर्ष। कितना?
35 वर्ष। क्वेश्चन पूछेगा उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र जो है ना कितना चाहिए, तो 35 वर्ष। कितना, 35 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना चाहिए, तो क्या बताइएगा, 35 वर्ष। क्या, 35 वर्ष। तो ये सब बनने के लिए कितना न्यूनतम उम्र होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इसमें जो मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई एक तो यही है राज्यसभा वाला, और दूसरा वीवीआई विधान परिषद, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का होता है 30 वर्ष, लगभग लगभग का होता है 25 वर्ष, इसलिए इस बात को आप याद कर लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड जो है ना कार्यकाल भी पूछ देता है, इससे रिलेटेड क्या पूछ देता है, कार्यकाल भी पूछ देता है। तो कार्यकाल को भी हम लोग एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए 5 वर्ष का। क्वेश्चन पूछेगा विधानसभा का कार्यकाल कितने होता है, तो 5 वर्ष का। क्वेश्चन पूछेगा मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। कितने, 5 वर्ष का। भाई साहब कुछ पूछेगा 5 वर्ष लगाना है, ठीक। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछेगा तो क्या ठीक करना है, 5 वर्ष, ठीक है। राज्यपाल ठीक करना, राज्यपाल भी अगर बात किया जाएगा तो ऐसे अगर बात किया जाएगा तो 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का भी बात किया जाएगा तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। कैसा, जब सबका 5 वर्ष हो रहा था याद क्यों करे, ठीक है, याद क्यों करे, इसलिए अगर बात किया जाए सबका जो 5 वर्ष होता है ना, इसी कारण से ये वाला पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आता। अब 2 बता रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का। कितना, 6 वर्ष का। क्वेश्चन पूछेगा विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आंसर क्या आएगा, 6 वर्ष का, ठीक है। देखिए सबका होता है 5 वर्ष, इन दोनों का होता है 6 वर्ष, इसलिए अगर बात किया जाएगा ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये वाला क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए ये दोनों की बात किया जाएगा तो मोस्ट वीवीआई हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। राज्यसभा पूछे, विधान परिषद पूछे, 6 वर्ष टिक करना, बाद बाकी में 5 वर्ष टिक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो अगर बात किया जाएगा, देखिए नगर पालिका की बात किया जाएगा तो 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और इसकी बात किया जाएगा तो इसकी चर्चा 12वीं अनुसूची में, कौन सा, 12वीं अनुसूची में है, इस बात को आप याद कर लीजिएगा। लेकिन 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अगर बात किया जाएगा किसको जोड़ा गया, पंचायती राज को। किसको जोड़ा गया, पंचायती राज को। और पंचायती राज की चर्चा किस अनुसूची में है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। पंचायती राज की चर्चा किस अनुसूची में है, आप लोग कमेंट बताइएगा, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने बताया था। देखिए पिछला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें जो है मैंने एक क्वेश्चन पे प्राइज रखा था, और उसमें से कई सारे स्टूडेंट ने उसका आंसर भी दिया था, लेकिन हम प्राइज नहीं दे पाए, 25 रुपया का इनाम रखे थे, नहीं दे पाए। रीजन ये हो गया था कि जो है ना हम भूल गए थे कि हम प्राइज रखे, और कमेंट को हम नहीं देख पाए। लेकिन आज जो हम प्राइज रखेंगे, ठीक है, उसका आपको मिल जाएगा। वो भूल बस जो है ना नहीं दे पाए और कमेंट नहीं देख पाए, तो अब उसका जो टाइमिंग इधर उधर हो गया, अब डिसाइड ही नहीं हो पाया पहले किसने किया था कमेंट, ठीक है। तो अब जो है ना इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर देना है, और उसका आंसर जो सबसे पहले जो उसका सही आंसर देगा, आंसर आपका सही होना चाहिए। दूसरा रूल ये है कि सबसे पहले उसका आंसर आना चाहिए, सबसे पहले सही आंसर, ठीक है। तो उसको जो है ना 25 रुपये का इनाम मिलेगा। क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, ये क्वेश्चन की बात किया जाएगा तो 12 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्या हो जाएगा, राजस्थान, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, और बात किया जाएगा मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है ना वो एंड्रीन है। कौन सा, एंड्रीन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है, तो लक्ष्मी सागर झील की अगर बात किया जाएगा तो ये बिहार में। कहाँ पे अगर बात किया जाएगा, बिहार में। अब आपको आंसर देना कमेंट में कि लक्ष्मी सागर झील बिहार में किस जिला में है, कौन सा जिला में, इसका आंसर दीजिएगा। जो भी इसका आंसर दीजिएगा उसको जो है ना प्राइज दिया जाएगा 25 रुपया, ठीक है। मैंने पूछा कि लक्ष्मी सागर झील कहाँ पे, तो बिहार में। लक्ष्मी सागर झील बिहार के किस जिला में है, ये आंसर आपको कमेंट करना। जो भी सबसे पहले सही आंसर देगा उसको जो है ना 25 रुपया का इनाम दिया जाएगा। इनाम कैसे मिलेगा, आप जैसे ही कमेंट कीजिएगा आपसे संपर्क किया जाएगा, आपसे फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, आप फ़ोन पे नंबर दीजिएगा, फिर फ़ोन पे नंबर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन लवणीय झील है। लवणीय का मतलब होता है कि वैसा झील जिसमें नमक की मात्रा हो, जिसको पीजिएगा तो आपको पीने में थोड़ा सा खारा पानी लगेगा, तो वो है सांभर झील। कौन सा, सांभर झील। और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सांभर झील कहाँ पे, तो राजस्थान में। सांभर झील कहाँ पे है, तो आंसर देना है कि राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। क्वेश्चन पूछेगा कि जो है भारत का सबसे पहला कृत्रिम झील, कृत्रिम का मतलब होता है कि ऐसा झील जिसे मानव ने बनाया, तो सबसे पहला अगर बात किया जाएगा
कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद सागर झील जो है ना वो मानव का पहला कृत्रिम झील है भारत का, ठीक है। और डल झील और उलर झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। कहाँ पे अगर बात किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर में अगर बात किया जाएगा तो डल झील और उलर झील है, इस बात को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ के बात कीजिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है क्या भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या भारत का मैप, और भारत के जब आप मैप को आप देखिएगा तो आपको बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम भारत के मैप को देख लेते हैं। ये क्या है? ये है भारत का मैप, यानी कि इंडिया का मैप। ये आपको पता होगा। देखिए इस भारत के मैप में जो ये नीला नीला दिख रहा है, नीला नीला, ये जो अगर बात किया जाएगा, ये जो अगर आप बात कीजिए नीला नीला, ये पानी है। ये समुद्र तटीय लंबाई हो गया। ये जो भारत की लंबाई हो गया, क्या हो गया? समुद्र तटीय। तो समुद्र तटीय जो लंबाई है वो है 7500, और इसका भी मिला करके दोनों का समुद्र तटीय लंबाई कितना है? 7516 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो अगर बात किया जाए, इधर क्या है? भारत का स्थलीय भाग। क्या है? अगर बात किया जाएगा ये भारत का जो है ना स्थलीय भाग। तो जो ये भारत का स्थलीय भाग, इधर समुद्र नहीं स्थल है, तो भारत के स्थलीय भाग की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। तो आप देखिए क्वेश्चन यही पूछता है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा लगभग कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है वो तटीय सीमा रेखा की कितनी है? तो 7500 को दुगुना कीजिएगा तो 15,000 के आसपास आ जाएगा। बोले यस सर जी, इसका दुगुनी है। कितना है? दुगुना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम बताया। अरे कितना बार बता चुके हैं कि भारत चीन पूछेगा तो मैक मोहन लिखा हो जाएगा, और भारत पाकिस्तान पूछ दिया जाए। क्या पूछेगा? अगर बात किया जाएगा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप कैसे याद करना? रेड से याद करना, रेड एरिया। पाकिस्तान है रेड एरिया, नहीं है रेड एरिया। आप बोले यस सर, जाइएगा बम बारूद एकदम ब्लास्ट करते रहेगा, नहीं। बोले यस सर जी, वो सब खाता भी बम है और आएगा भी वो भी बम, ठीक है। तो रेड से क्या याद करना है? रेड क्लिप लाइन जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और ड्यूरन रेखा बात किया जाएगा तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है एक चीज को हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में अगर बात किया जाएगा तो क्वेश्चन आने की संभावना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आपके सर इंडिया का मैप। ये क्या है? आप बोलो सर इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में हम एक चीज देखने का प्रयास करेंगे, जो इंडिया का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख में क्या है? इंदिरा कौल है। क्या अगर बात किया जाएगा सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में। अच्छा, भारत का सबसे अगर बात किया जाएगा पूर्वी बिंदु कौन सा? तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। क्या है? किबिथु है। इस बात को याद कर जाएगा। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो गुजरात में है गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती। भारत का लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो ये भारत में ही, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि किसका हिस्सा है? भारत का ही। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट नाम है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। लेकिन ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्या ये भारत के मुख्य भूमि का हिस्सा है? आप बोलो नहीं सर, मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि पूछेगा तो आप कौन सा देना? यहाँ पे कन्याकुमारी। ऐसी कन्या है जो कि आज तक कुमारी है, यही बात समझ में नहीं आया कि कन्याकुमारी कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में, जिसका नाम है कैप कोमोरिन। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाँ, ये पाक जल संधि किसको किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका को अगर बात किया जाएगा तो पाक जल संधि अलग करता है, और भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि ही नहीं बल्कि मन्नार की खाड़ी भी अलग करता है। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए बिहार जीके से क्वेश्चन जो है ना, जो स्टार्टिंग जिसका भी एग्जाम डेट 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में है, उसमें बिहार जीके से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और जिसका भी जो 14 तारीख के बाद और 22 के बीच में है, उसमें बिहार जीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं के बराबर, मतलब नहीं के बराबर पूछा जाएगा, ठीक है। तो जिसका भी पहले एग्जाम, उसको बिहार जीके पढ़ना मोस्ट जरूरी होता है। और बात किया जाए बिहार जीके से क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे अधिक
भारत में अगर बात किया जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारत में सबसे अधिक जो है ना, सबसे अधिक अगर बात किया जाएगा तो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर बात किया जाएगा तो वो हो जाएगा बिहार। कौन सा हो जाएगा, तो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा बिहार। और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, सबसे कम पूछ दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या हो जाएगा। तो सबसे कम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणा यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इस बात को याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है इसलिए, ठीक है। तो जीके से टोटल 20 क्वेश्चन पूछा था और आज के सेशन में मैंने 20 क्वेश्चन पढ़ लिया बहुत ही बढ़िया तरीके से। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो इस सेशन में पहली बार आए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली जो है ना ये वीडियो आती है, लेकिन कल से अब जो है ना आप लोग डिमांड की और मैंने बोला था 50 कमेंट आना चाहिए और आप लोगों ने कमेंट किया, तो आप लोग के अनुसार ही अगर बात किया जाएगा तो कल से हम महामैराथन क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। कल यानी कि अगर बात किया जाएगा तो 31 मई से जो है ना, 31 मई से अगर बात किया जाएगा शाम में 7 बजे शाम में जो है ना हम लाइव आ रहे हैं। लाइव कौन सा चैनल पे, तो याद रख लीजिएगा अभी मोरिया सर चैनल पे। कौन सा, और बात करें जिस चैनल पे आप देख रहे हैं तो अभी मोरिया सर चैनल पे जो है ना हम लाइव आ रहे हैं। और ये जो है ना सेशन महामैराथन की क्लास रहने वाली है। इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, तो कल जो है ना हम लोग पूरा का पूरा जो है ना हिस्ट्री का अगर बात किया जाएगा, हिस्ट्री का हम लोग हिस्ट्री का हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्टिव कैसे पढ़ेंगे, तो सब्जेक्टिव जो है ना चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि जो भी चैप्टर से आपके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है वो टोटल चैप्टर कवर करवा दिया जाएगा इस सेशन के दौरान। और उसका यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही जो है ना इसमें पढ़ाया जाएगा, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आप सभी लोग जुड़िएगा और सेशन को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सबको बताइएगा जुड़ने के लिए। ये आपके नाम पे छोड़ते हैं कि आपका ये काम है कि लाइव सेशन में आप लोग को जुड़ना है। शाम में 7 बजे ये क्लास 7 से 9 के आसपास चलने वाले 2-2.5 घंटे क्लास चलेगी, जिसमें पूरा हिस्ट्री हम लोग खलास करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या आप लोग रेडी है, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इन्हीं के साथ कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।